साल 1999 में मशहूर अमिताभ बच्चन कर्ज के नीचे दब चुके थे। 60 करोड़, इतना पैसा उन्होंने इतने साल इंडस्ट्री में रहकर कमाया था, मगर अचानक से 4 सालों में 92 करोड़ का टोटल कर्ज उनके ऊपर था और उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। बैंक वाले उनके घर को नीलाम करने के लिए कोर्ट तक गए थे, जो कि अपने आप में एक सवाल पैदा करता है, व्हाट इज मनी? What is money? How do banks work? How does credit work? What's fractional reserve banking? All these things we now know to be the biggest cons of the century, right? आखिर ये क्या है जिसके पीछे इंसान रात दिन की मेहनत करता है? यही सबका मोटिवेशन है। हर एक डिजायर के पीछे मनी नाम का ये थप्पा लगा होता है। अगर आपके पास वो है तो आपकी इज्जत हर कोई करता है, और नहीं है तो आपको चाहने वाले भी आपकी इज्जत नहीं करते। क्या है ये पैसा? क्या सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, या जिंदगी के उन सभी तालों को खोलने वाली मास्टर की जिनसे इंसान आजाद होना चाहता है? हर किसी को ये चाहिए, मगर जब आता है तो उसे संभालना नहीं आता। डजंट मैटर तुम पैसा कितना कमाते हो, एट द एंड ऑफ द ईयर तुम्हारे पास जीरो ही बचता है। आखिर क्यों ऐसे लोग हैं जो 7 करोड़ रुपए जीत के भी कुछ सालों में सब कुछ खो देते हैं और मजबूर हो जाते हैं उसी पुरानी जिंदगी में वापस जीने को? लेट मी ब्रेक आउट दिस मिस्ट्री। व्हाट इज मनी? एक ऐसा आइटम है जिसे यूज किया जाता है एक्सचेंज करने के लिए, किसी वैल्यू के बदले, नीड्स के बदले। हम किसी को पैसा देते हैं कुछ उसके इक्वल में लेने के लिए। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट सिंबलाइजेस परसीव्ड वैल्यू। मनी कोई एक सिंगल आइटम नहीं है, इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। 10 रुपए का नोट है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, वहीं 2000 का नोट है तो उसकी वैल्यू अलग, जबकि दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है सिवाय वैल्यूज के, नंबर्स के। कहते हैं पैसा इस दुनिया को स्टेबल रखने के लिए बनाया गया था, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। If money is evil, then that building is hell. This is the most obnoxious group of money-hungry, low IQ, high energy, jackrabbit, wannabe, big-time, small-time, talking, bothersome, irritating bunch of I've ever had to endure for more than 5 minutes. अभी जो पैसा हम सब इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं फिएट मनी। सरकार ने इसे बनाया है, एक ऐसी करेंसी जिसे कोई फिजिकल कमोडिटी बैक नहीं करती, जैसे कि सोना। फिएट मनी की वैल्यू तभी है जब गवर्नमेंट उसे अप्रूव करे, यानी उसमें सेंट्रल बैंक के गवर्नर के साइन होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो नोट एक कागज के टुकड़े से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गवर्नर के साइन होने के बाद ही उस करेंसी को वाइडली पूरे देश में अप्रूव किया जाएगा। इसी सेम करेंसी को आप अगर बाहर किसी देश में यूज करेंगे तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उस देश की अलग करेंसी है जो वहां की सरकार अप्रूव करती है। कमोडिटी बेस्ड मनी अ टाइप ऑफ करेंसी है जिसकी वैल्यू खुद उसी से है, जैसे सोना, पीतल। ये फिएट मनी से बिल्कुल अलग है, इसको सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती, और ये करेंसी पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो कमोडिटी के रूप में सिगरेट्स और गैसोलीन को एक्सचेंज कर रहे थे। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए यूरोप के कुछ हिस्सों में, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में, सिगरेट्स को एक करेंसी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। मतलब कमोडिटी मनी ऐसी कोई भी करेंसी हो सकती है जिसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है मगर प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड है, और ये कुछ भी हो सकता है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है बिना सरकार की इंटरफेरेंस के। डिजिटल मनी वेल नाउअडेज ट्रेंडिंग करेंसी, एक इलेक्ट्रॉनिक मनी जो ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करती है, जो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, लाइक क्रिप्टो करेंसीज। डिजिटल करेंसी की हिस्ट्री बड़ी कमाल की है। 1989 में डिजिकैश नाम से एक कंपनी रजिस्टर होती है जिसका आइडिया था अनट्रेसेबल करेंसी के ट्रांजैक्शंस करना। हालांकि यह कंपनी 1998 में बैंकरप्ट हो जाती है, बट आइडिया वहीं से आया था। उसके बाद ई गोल्ड फर्स्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेट करेंसी बनी, जिसे 2008 में यूएस गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। लेकिन फिर आपको पता ही है 2009 में किसकी एंट्री हुई थी? बिटकॉइन की, जिसने पूरा गेम बदल दिया। शुरू में इसको कुछ खास अटेंशन नहीं मिला होगा, लोग 2 पिज़्ज़ास के लिए hundreds of bitcoins को दे रहे थे। I just posted on the forum. I said, if anybody's interested, I'm offering 10,000 bitcoins in exchange for some pizza. And somebody there said, hey, I'll take you up on that offer. So I sent him the 10,000 bitcoin. I said, okay, here it is. I'm waiting for my pizza. जिनकी वैल्यू आज के दिन $100 मिलियन से ज्यादा है, क्योंकि बिटकॉइन अनट्रेसेबल है, ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल में काम करता है, मतलब किसी को भी नहीं पता चलता ट्रांजैक्शंस के बारे में। और क्योंकि ये अनट्रेसेबल था इसलिए डार्क वेब पे इसे वाइडली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाने लगा, और आज के दिन डिजिटल करेंसी का पूरा एक अलग बिग मार्केट है जिसकी वर्ल्ड वाइड वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन है। मनी इल्यूजन। सोच के देखिए, आप जॉब कर रहे हैं और आपकी प्रेजेंट इनकम 100 रुपए है और एनुअली 5% से इंक्रीज हो रही है, तो वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी 105 रुपए, जिसे आप इंक्रीमेंट समझ के खुश हो जाएंगे। बट क्या हो अगर मैं कहूँ आपकी इनकम तो बढ़ गई पर उसकी वैल्यू पहले से भी कम हो गई?
उससे मैं आके फोन तो नहीं तोड़ दिया ना। अच्छा मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज ईयरली इन्फ्लेशन जो है वो 6% से बढ़ रहा है, यानी महंगाई हर साल 6% से बढ़ेगी, जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब है जो चीज आपको एक साल पहले 100 रुपए की मिल रही थी, 6% महंगाई बढ़ने की वजह से अब वो आपको 106 रुपए की मिलेगी। इसका मतलब जिस चीज को आप एक साल पहले 100 रुपए में खरीद सकते थे, अब उसे लेने के लिए 106 रुपए आपके पास होने चाहिए, बट आपकी सैलरी तो 105 रुपए ही है, यानी आपका इंक्रीमेंट के नाम पे काट दिया गया। इसे ही कहते हैं मनी इल्यूजन, जिसमें आप नॉमिनल वैल्यू ऑफ करेंसी में फोकस करते हैं रादर देन रियल वैल्यू ऑफ करेंसी के। इसको और अच्छी तरह नोटिस करना है तो बाजार जाओ, एक शर्ट लेके आओ। आपने वो शर्ट खरीदी है 500 रुपए की, पर आपके डैड के अकॉर्डिंग वो शर्ट होनी चाहिए 250 रुपए की। वहीं आपके ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग वो शर्ट होनी चाहिए सिर्फ 100 रुपए की। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो लोग मनी इल्यूजन में जी रहे हैं। उनका फोकस मनी की नॉमिनल वैल्यू में है, ना कि उसकी परचेजिंग पावर में। उनको लगता है हमारे टाइम पे तो इतने में आती थी, तो आज के दिन भी इतने की ही होगी, जो कि मनी इल्यूजन है। आप अभी गुस्से में होंगे, इतना फ्रॉड आंखों के सामने चल रहा है, तो क्यों ना इस मनी नाम की बला से छुटकारा पाया जाए। आई मीन लेट्स गो बैक इन टाइम। तो हम आ चुके हैं 1 लाख साल पहले, जब मनी नाम की बला का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। बार्टर सिस्टम चलता था, यानी एक हाथ से दे एक हाथ से ले। ये दो ग्रुप्स के बीच हो सकता था, किसी इंडिविजुअल के बीच हो सकता था। एक्सचेंज होने वाली करेंसी यहाँ मनी नहीं होती थी, बल्कि डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि इमेजिन करो एक किसान है, उसने सब्जियां उगाई और सेम टाइम पे किसी किसान को खाने के लिए सब्जियां चाहिए, पर उसके पास एक्सचेंज करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उसके मेहनत से पाले हुए जानवरों के। तो इन दैट केस उसे सब्जियां खरीदने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपने एक जानवर को देना होता था, जो सच में उस जानवर की वैल्यू को सब्जी के बराबर करता है, जो कि हद से ज्यादा अनफेयर है। इसी की वजह से लोगों का बार्टर सिस्टम से भरोसा उठने लगा था और अब लोग धीरे धीरे शेल्स में ट्रेड करने लगे थे। स्नेल्स के शेल्स का यूज होता था उस टाइम ट्रेडिंग करने के लिए। यह आइडिया इतना फेमस हो गया था कि लोगों ने बार्टर सिस्टम में ट्रेड करने के बजाय शेल्स में ट्रेड करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ गई थी। पैसा या किसी भी कीमती चीज की वैल्यू तभी होती है जब उसकी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, यानी वो कम अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए और उसकी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। पर यहाँ ऐसा नहीं था। किसी भी समुद्र के किनारे ढेरों शेल्स मिल जाते थे, जिनको कलेक्ट करके कोई भी लुच्चा ट्रेड कर रहा था। अब अगर हर कोई उस करेंसी को लेके बैठा है, सभी के पास वो करेंसी है, तो उसकी वैल्यू तो खत्म होगी ही ना। जैसे मानो आजकल कुछ भले लोग कहते हैं अमीर लोगों को अपनी दौलत सबको बांट देनी चाहिए, हर किसी के अकाउंट में लाखों रुपए फ्री फोकट में आ जाने चाहिए। पर सोचो अगर ऐसा हुआ तो हर कोई इंसान कुछ भी खरीद सकता है, पैसे की वैल्यू अल्टीमेटली कम हो जाएगी। बेसिक इकोनॉमिक्स है। और इसीलिए शेल्स में ट्रेड करना अब बंद होने लगा था, क्योंकि शेल्स सबके पास थे और उसकी वैल्यू अब कोई नहीं करता था। और अब 770 BC के अराउंड चाइना में पहली बार बैंक नोट्स यानी पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ था। अब आप में से काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा BC AD ये सब में, तो मैं आपको बता दूं। एक लाइन खींचो, उसके बीच में लिखो 0 ईयर, जिसका मतलब है व्हेन क्राइस्ट वाज बोर्न। 0 से पहले के ईयर्स को कहा जाता है BC यानी बिफोर क्राइस्ट, और 0 के बाद के ईयर्स को कहा जाता है AD यानी एनो डोमिनी। लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। इट रेफर्स टू द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसीलिए जब भी हम कंपेयर करते हैं सपोज 5 BC को 1 BC से, तो 5 BC इज ओल्डर देन 1 BC। इसको ध्यान रखना, तभी आप आगे की टाइमलाइन को समझ पाओगे। तो 770 BC में चाइना में नोट्स का इन्वेंशन हुआ था और दुनिया ने पहली बार 600 BC के दौरान सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स का इन्वेंशन किया था, जिसमें किंग की स्टैंप लगती थी। और ये जो कॉइन्स थे इसकी वैल्यू उसके वेट से होती थी। जितना भारी ये गोल्ड कॉइन होता था उतनी ही उसके ऊपर वैल्यू लिखी जाती थी। 13वीं सेंचुरी में पहली बार बैंक नोट्स को यूरोप में मैक्रो पोलो जैसे ट्रैवलर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया। युआन डायनेस्टी के टाइम पे बैंक नोट्स का यूज यूरोप में होने लगा था। बैंक नोट्स का सिंपल कॉन्सेप्ट था, जैसे फिएट करेंसी को हमारी गवर्नमेंट बैक करती है, वैसे बैंक नोट्स को गोल्ड और सिल्वर बैक करते थे। आप इस नोट को देखिए, यूएसए का एक नोट है जिसमें लिखा है 1 सिल्वर डॉलर। इसका मतलब है इस नोट के बदले आपको एक रियल सिल्वर डॉलर मिल सकता है। उसी तरह इस नोट को देखिए, $10,000 इन गोल्ड। इसका मतलब है ये नोट 10,000 रियल गोल्ड डॉलर्स के बराबर की वैल्यू रखता है। ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया था ताकि करेंसी को कैरी करने में आसानी हो। उसी की जगह आज की करेंसी को आप देखिएगा तो उसमें सिर्फ $1 लिखा मिलेगा। मतलब इसको लेके कहीं जाओगे तो आपको कोई भी सिल्वर नहीं देगा, क्योंकि इसे गवर्नमेंट ने बैक किया है। गवर्नमेंट बोल रही है इसकी वैल्यू $1 है तो है, जस्ट सिंपल एज अब 20वीं सेंचुरी आते आते बैंक नोट्स को ऑलमोस्ट सारे देशों ने अडॉप्ट कर लिया था। सब कुछ इसी सिस्टम पे स्मूथली चल रहा था और फिर शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2, जिसका यूएसए ने फायदा उठाया। यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही बड़ी तादाद में गोल्ड रखना शुरू कर दिया और साथ ही में वेपन्स बनाने भी शुरू कर दिए थे। वॉर के बाद जहां दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही थी, वहीं डॉलर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि अमेरिकन के पास भर भर के गोल्ड था। और तब से डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गई। क्योंकि स्ट्रांग थी इसलिए बहुत सारे देशों ने उसे अपना लिया था। खैर अमेरिकन का इतिहास तो बताने की जरूरत नहीं है, दूसरे देशों की चिता पर ही अपनी रोटियां सेकते हैं। मनी ट्रैप।
पता है सबसे ज्यादा पैसे का दिखावा कौन करता है? जिसके पास पैसे की कमी होती है, जो हाईली इनसिक्योर होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं किसी दिन ये सब चला ना जाए। इसीलिए वो दुनिया को जी भर के अपनी रहीसियत दिखाना चाहता है, पर असल में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आई थिंक यू शुड वॉच दिस वीडियो। ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दिए हैं या आप? हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए हैं? तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? कितना खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिए। इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है, बोलो। लाओ भाई को आईफोन दो। लो यार, मम्मी को पसंद करे भाई, फोन खरीद रहा आईफोन। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लो भाई, अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो, शील्ड खोलो। ये लड़का आईफोन के पीछे इतना पागल है कि उसने दिनों तक खाना नहीं खाया। मजबूरी में आके माँ बेचारी को उसे अपनी 6 महीने की मेहनत की कमाई देनी पड़ी ताकि उसका बेटा आईफोन लेके ऑनलाइन फ्लेक्स कर सके। कुछ ही साल पहले तक शो ऑफ का ये ट्रेंड ऑफलाइन मोड तक ही सीमित था। लोग अपने पड़ोसी, अपने गाँव में दिखावा करना चाहते थे। अगर पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली तो दूसरे को भी दिखावा करने के लिए लेना ही पड़ता था, भले ही उसके पास पैसे ना हो, लेकिन लोन लेकर भी वो उस लाइबिलिटी को पूरा करता था। और अब यही सब ट्रेंड बड़े स्केल में हो रहा है। इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में लोग वो दिखाना चाहते हैं जो वो है ही नहीं। उसको अमीर दिखना है, उसको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, भले ही घर में उसके अलावा दूसरे कपड़े पहनने को नहीं होंगे। उसको ऑनलाइन सबके सामने रेड बुल पीनी है, भले ही आज तक रसना पानी पी के उसने काम चला रखा हो। हिसाब किताब का तो पता ही नहीं होता, उसको बस दिखावा करना है ताकि लोग उसकी वैल्यू कर सकें। और एक्चुअली में इस दिखावे वाले ट्रेंड का कोई भी अंत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हर कोई दिखावा ही करना चाहता है। रेट रेस मेरे हिसाब से वो लोग नहीं भाग रहे जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। असली रेट रेस वो लोग भाग रहे हैं जो अपनी इन सब दिखावे वाली लाइफ को फंड करने के लिए नॉन स्टॉप काम करे जा रहे हैं और महीने के एंड में सैलरी का वेट करते हैं। उनका बस एक गोल है, सैलरी, जो आते ही महीना खत्म होते होते 0 हो जाती है, क्योंकि वो मनी को नीड्स पूरा करने के लिए यूज नहीं कर रहे, बल्कि अपनी लाइफ को बेटर दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं।